अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और टॉपिक जो कि शॉर्ट स्टोरी है, स्वीट राइस, जिसको लिखने वाले हैं आमिर हुसैन, उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेंट को देख लेते हैं कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस चीज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोग्राफी ऑफ द ऑथर, देन टाइटल की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को देखेंगे, फिर हम करेक्टर्स को थोड़ा समझेंगे, then its analysis and summary with quotations, फिर diasporic experience, then post colonial approach in this short story। इसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल हाइब्रिडिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, मार्जिनलाइजेशन, और फिर हम इस विमेन एम्पावरमेंट को भी देखेंगे जिसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मैं ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से क्लियर कर सकूं, कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो इन चीज़ों की डिटेल डिस्कशन से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज योर वन सब्सक्राइब मैटर्स अ लॉट। तो सबसे पहले हम राइटर की बायोग्राफी को देखते हैं। आमिर हुसैन, जो कि कराची से बिलोंग करने वाले पाकिस्तानी राइटर हैं, 1955 में पैदा हुए एंड देन 1970 में लंदन मूव कर गए। तो वो पाकिस्तानी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ऐसे राइटर भी हैं और एडिटर भी रह चुके हैं। इम्पोर्टेंट थीम्स जो आमिर हुसैन की राइटिंग के होते हैं मोस्टली वो एग्जाइल के होते हैं, डिसलोकेशन के होते हैं, नॉस्टैल्जिया के होते हैं, फेमिनिज्म, एलिनेशन, रूटलेसनेस, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, माइग्रेशन, एमलेसनेस, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये उनके थीम्स रहते हैं मोस्टली राइटिंग के। और वो 5 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के राइटर रह चुके हैं, जिनमें ये नाम है उनके मिरर टू द सन, जो कि फर्स्ट कलेक्शन है उनकी शॉर्ट स्टोरी का, देन दिस अदर साल्ट, जो कि शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे स्वीट राइस, वो दिस अदर साल्ट से ही ली गई है, देन टर्काइज, देन कैक्टस टाउन, देन इंसोम्निया, और फिर उन्होंने एक नोवेला भी पब्लिश किया और एक नोवेल द क्लाउड मैसेंजर। तो अब हम इस शॉर्ट स्टोरी के टाइटल की सिग्निफिकेंस को समझते हैं। द टाइटल ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज वेरी सिंबॉलिक। टाइटल इसका क्या है? स्वीट राइस। जो स्वीट राइस के साथ है हमारी प्रोटैगनिस्ट की बहुत ही एसोसिएशन रह चुकी हैं जब उन्होंने फर्स्ट टाइम रमदान के रोजे रखना शुरू किए थे। इट रिप्रेजेंट्स डेलिकेसी रिमेंबर्ड फ्रॉम द डे द प्रोटैगनिस्ट स्टार्टेड टू कीप फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि उन्हें उनकी ग्रैंड मदर ने डिश बना कर दी थी। तो जो स्वीट राइस है ट्रेडिशनल रेसिपी होती है जिससे रूट के साथ कनेक्टेडनेस शो की जाती है, ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये टर्निंग पॉइंट बन जाता है प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में। वो हम जब समरी में पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये टर्निंग पॉइंट होता है उसकी लाइफ में, जो सिम्बलाइज करती है हर जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ इंडिपेंडेंस एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी। यहाँ से वो इंडिपेंडेंट होने के लिए डिटरमिन्ड होती है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रोटैगनिस्ट डिजायर टू रिकनेक्ट विद हर रूट्स एंड असर्ट हर एग्जिस्टेंस। इसके थ्रू वो जब ये रेसिपी बनाने का सोचती है तो वो इस थ्रू अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होने का डिजायर करती है कि ये वो था जो फर्स्ट टाइम उसकी ग्रैंड मदर ने उसके लिए बनाई थी, क्योंकि इसके साथ उसके पास्ट की मेमोरीज एसोसिएट हैं। इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। इन आमिर हुसैन स्टोरी स्वीट राइस सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर नॉस्टैल्जिया। तो ये जस्ट एक स्वीट राइस नहीं है, ये एक फूड नहीं है, बल्कि एक मेटाफर है जिसके थ्रू वो नॉस्टैल्जिक हो जाती है और वो फिर पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करना शुरू कर देती है। लॉज एंड वे ट्रेडिशंस लिंक पीपल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। के ट्रेडिशंस कैसे लोगों को स्पेस और टाइम में भी कनेक्ट करके रखती है। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द प्रोटैगनिस्ट कनेक्शन टू हर कल्चरल हेरिटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल रेसिपीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये ट्रेडिशंस को भी प्रिजर्व करने की इम्पोर्टेंस इसके थ्रू बतलाई जाती है। तो ये टाइटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके साथ बहुत सारे नोशंस कनेक्टेड हैं। अब हम इसके कैरेक्टर्स को समझते हैं कि समरी को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। जो फर्स्ट मेन करेक्टर है हमारा वो है इसमें शीरीन का करेक्टर, जिससे पूरी स्टोरी हमें पता चलती है, जिसके थ्रू, ठीक है, अगर कोई हमें आइडिया क्लियर हो रहा है तो वो इसी प्रोटैगनिस्ट के थ्रू क्लियर हो रहा है। देन है जमील, जमील है शीरीन का हस्बैंड, तैमूर शीरी का बेटा, ग्रैंड मदर शीरी की दादी, और फिर है यास्मीन जो शीरी की फ्रेंड होती है। ठीक है, हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं विद कोटेशंस ताकि आप लोग उसको पेपर में यूज करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टोरी का आगाज ऐसे होता है कि शीरी की 40वीं सालगिरह 40th बर्थडे जो कि अनरिमेम्बर्ड गुजरती है, किसी को भी याद नहीं होती।
उसके कुछ हफ्तों बाद शीरी जो सी है ना, वो एक डिलेमा में से गुजरती है, कुछ नाजुक सूरत हाल में से गुजरती है। और स्टोरी में बताती है कि उसे एक गैर मुतवक्का तोहफा मिल जाता है, उसने एक गैर मुतवक्का तोहफा हासिल कर लिया। और ये सब कैसे हुआ, उसको कैसे वो गैर मुतवक्का तोहफा मिला, इसको नीचे डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, जमील उसका शोहर जो कि एक बैंकर था, और वो उन बैंकर्स में से था जो अपनी जिंदगी ऑफिस, साथियों, ट्रिप और बिजनेस में गुजार देते थे। ठीक है, इसके लिए जो सी बीवी की ना सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रह जाती है, या सेकेंडरी से भी थोड़ी दूर ही कह लें। ठीक है, उसने इतवार की सुबह को उसे बताया कि बाहर मुल्क से कुछ लोग आ रहे हैं, और उन लोगों के साथ कुछ और लोग भी मुख्तसर हैं कि 1 दर्जन लोगों से भी ज्यादा के लिए ना खाना बनाना है। 1 हफ्ते से भी कम वक्त के नोटिस पर उसने उसे बताया। और इसके लिए जो लाइन लिखी जाती है, शी हैड टू कैटर फॉर मोर देन अ डजन गेस्ट्स एट लेस देन अ वीक्स नोटिस। और शीरीन जानती थी कि उसे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उसे बेस्ट से बेस्ट कुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बेहतरीन कारकर्दगी भी जमील के लिए काफ़ी नहीं थी। यहाँ पर हम मेल डोमिनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइन्स लिखी जाती हैं, इवन हर बेस्ट वाज नेवर गुड इनफ फॉर जमील्स लिबरल डिजर्नमेंट। डिजर्नमेंट क्या होता है कि वो शख्स जो कि चाहता है कि बस हर एक चीज़ राइट एंड परफेक्ट वे में हो। और वो अपनी कंट्री से लंदन मूव की होती है, शीरीन और उसका हस्बैंड। ठीक है, और फिर इस लंदन जैसे शहर में जहाँ पर एक ताकत रखने वाला शोहर भी डॉक्टर जिसके पास 3rd क्लास की डिग्री को काम नहीं दिलवा सकता है। और ये किसकी बात हो रही है कि जो डॉक्टर है जिसके पास 3rd क्लास की डिग्री है, ये है शीरी जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, डॉक्टर थी, क्योंकि इस लैंड में आकर, लंदन में आकर वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो करना चाहती है लेकिन उसे ये रिसोर्सेज नहीं मिलते कि वो कंटिन्यू कर सके। लाइंस लिखी जाती हैं वो ये हैं, टेक्स्ट में से ली गई हैं, इन दिस इम्पॉसिबल डिफिकल्ट सिटी ऑफ लंदन वेयर इवन ए पावरफुली सिचुएटेड हस्बैंड डिड नॉट गारंटी अ वर्क परमिट और अ जॉब फॉर अ डॉक्टर विद ए 3rd वर्ल्ड रीड बाय द ब्रिटिश एज 3rd क्लास डिग्री एंड एक्सपीरियंस। वो उसको अलो नहीं करते कि वो यहाँ पर अपनी जॉब एक्सपीरियंसेस को कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पर हम कॉलोनियल लेगेसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कैसे डिग्री को डिवैल्यू कर रहे हैं। और शीरीन डॉक्टर कैसे बनी थी, उसकी जो सी बेवा माँ थी, सेविंग्स कर करके उस पर खर्च किए थे, और वो सिर्फ घरेलू कामों के हदूद तक रह गई थी। जिंदगी बस उसकी ऐसी हो गई थी कि वो तैमूर को स्कूल लेकर जाती। ठीक है, तैमूर जो कि उसका 7 साल बेटा है, और वो अपनी वालदा से ज्यादा अटैच नहीं था। और इसके लिए जो लाइन लिखी गई है, ग्रोइंग अवे फ्रॉम हिज मदर, तो इस लाइन के जरिए जनरेशन गैप दिखाया गया है। तैमूर को स्कूल ले जाने के बाद उसकी क्या रूटीन रहती, वो खरीदारी करती, लाइब्रेरी जाती, और वो जॉब करना चाहती थी। लेकिन इस जॉब के लिए ना उसे ब्रिटिश तालीम वगैरह चाहिए थी, कुछ डिग्री वगैरह, जिसके लिए जमील हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देता कि अभी तैमूर बहुत छोटा है। कभी कहता कि पता नहीं हम यहाँ कितनी देर रुकेंगे, क्योंकि वो कहता है कि मेरे जैसे प्रोफेशनल्स की जॉब एक ही जगह पर हमेशा नहीं रहती, इसलिए पता नहीं हम यहाँ कितनी देर रहेंगे। तो ऐसे ही ना हीले बहानों से वो काम लेता है। तो जो लाइन्स लिखी गई हैं कि जमील उसके कैसे कहता था, वो कहता था, डोंट बी सिली, you have to understand the new economics. Professionals like us don't have front doors in one place anymore. यहाँ पर शीरी को ना समझ नहीं आती कि वो खुद की प्रोफेशन की निगेशन पर शर्मिंदा हो। तो उसे कह देते हैं कि डोंट बी सिली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द न्यू इकोनॉमिक्स, प्रोफेशनल लाइक अस, कि वो यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल होने की निगेशन पर शर्मिंदा हो या उसकी खुशामद करे, क्योंकि उसने उसको भी इस कैटेगरी में रखा ना कि प्रोफेशनल्स लाइक अस। तो वो सोचती है इन लाइंस के जरिए। शीरी और जमील के दरमियान डिटैचमेंट दिखाई गई है। और फिर वो सोचती है कि एक मलेशियन वुमेन जो कि क्लीनर है, और अब वो क्लीनर से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन गई है। कॉन्फिडेंट ही वो होता है एक फीमेल के लिए यूज़ किया है जिसके साथ हम अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकें। और वो मलेशियन वुमेन हफ्ते में 1 बार आती है इनका काम करने, और जमील उस काम को हैवी जॉब्स कहता है। हैवी जॉब्स वो इसलिए कहता है कि वो ये समझता है कि घर का काम करने के लिए उसने एक औरत रख दी है और वो अपना सारा काम अकेले कर रहे हैं। यानी कि शीरी के लिए घर के काम इतने, यानी कि वो बर्डन है कि उसने उसके लिए एक औरत रख दी है, और वो जबकि अपना सारा काम अकेले कर रहा है, तो इस तरीके से वो फिर से शीरी को डिवैल्यू करता है। और शीरी को जो उसने खाना बनाने का कहा था, पहले वो बहुत इसरार करता है कि वो खाना बनाए, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक फैंसी पाकिस्तानी लेडी कैटरर्स है, उससे वो खाना मंगवाएंगे, ठीक है, जो कि लंदन में अपने कारोबार को फैला रहे हैं।
उससे खाना मंगवाएंगे शीरी से पकवाने की बजाय। क्योंकि एक दफ़ा ना शीरी ने चिड़चिड़पन में आकर कहा था कि वो यहाँ पर खाना बनाने के लिए नहीं आई। तो यहाँ पर जो लाइंस लिखी हैं टेक्स्ट की, once she said in irritation that she was not proud of to cook for armies। अभी हमने टेक्स्ट में पीछे पढ़ा ना कि वो दर्जनों आदमियों के लिए उसे खाना पकाने का कहता है। वो ऐसे ही होता है कि बिजनेस ट्रिप्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इनके साथ इंगेज होता है और वो अपनी वाइफ के लिए इतना टाइम नहीं दे पा रहा होता। तो वो एक दफ़ा ऐसे कह दे रही कि दैट शी वाज नॉट प्राउड ऑफ टू कुक फॉर आर्मीज। और अब जमील का ख्याल था कि वो इतना अच्छा खाना नहीं बनाती कि मेहमानों को दिया जा सके, ठीक है। इसलिए वो कह रहा था कि फैंसी पाकिस्तानी लेडी कैटरर से मंगवा लेते हैं। दफ़ा जमील ने ना लड़ाई में एलएमसी अपब्रिंगिंग कहा था। एलएमसी अपब्रिंगिंग मतलब लोअर मिडिल क्लास। ये देखें ये कितनी ज़ात खुशी की जा रही है कि उसे कहें कि लोअर मिडिल क्लास से तुम ताल्लुक़ रखती हो। पर हम मेल डोमिनेशन का एक ज़बरदस्त एस्पेक्ट देखते हैं। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि ऑर्केस्ट्रा का एक पोस्टर था, देखा था शीरी ने। उस वक्त अपनी फ्रेंड के साथ थी यास्मीन जिसका नाम है, और उस पोस्टर पर लिखा हुआ था LMC। शीरी जो सी है ना वो बहुत ही हैरानी से अपनी दोस्त यास्मीन से पूछती है कि ऑर्केस्ट्रा खुद को लोअर मिडिल क्लास क्यों कहेगी। यास्मीन ने उससे बताया कि नहीं पागल, ये एक पाकिस्तानी टर्म है जिसका मतलब है लंदन म्यूजिशियंस कलेक्टिव। तो जो इसके लिए लाइंस कही हैं, नो सिली दैट्स टिपिकली पाकिस्तानी टर्म, LMC स्टैंड्स फॉर द लंदन म्यूजिशियंस कलेक्टिव। और फिर ये दोनों आपस में ना इस बात पर बहुत हंसती हैं और फिर वो अपनी डे रूटीन बताती है कि वो अपनी दो करीबी दोस्तों में से किसी एक के साथ वॉक करती है, फिर घर आकर खाना बनाती है। शीरी जो सी वो जदीद खाना को पसंद नहीं करती, जो खाने पसंद करती है वो यहाँ पर आप लोग को लाइंस नजर आ रही होंगी स्क्रीन पर। द डिशेज शी लव्ड लाइक स्पिनच और पोटैटोज के पालक के साथ आलू, या ऑल रिच खरगेट्स एंड ऑबरगाइंस के घी में जो तरकारी होती है ना, मक्खन वाली रोटियां और पुलाव जिसमें मटर हो और वो येलो रंग के चावल हों, ठीक है, येलो रंग का कलर उसमें डाला हो। इन सब चीज़ों के ज़रिए जो खाना बताए इसके थ्रू क्या बताए, एडहेरेंस टू ओवन रूट्स एंड कल्चर दिखाया गया है। वहाँ जाकर भी अपने कल्चर को नहीं भूली बल्कि अपने कल्चर को साथ लेकर चल रही है उस लैंड में। डिशेज तो जो लाइन्स हैं वो है, द डिशेज शी लव्ड लाइक स्पिनच और पोटैटोज, ऑयल रिच कर्गेट्स एंड ऑबरगाइंस, रिच बटरली ब्रेड्स एंड ड्राई फ्रेग्रेंट पीस, पैकेड राइस टिंटेड येलो। ये अपने रूटीन्स बताती है, इसके थ्रू वो ये बताती है कि वो सिर्फ ना एक ही हद तक महदूद होकर रह गई है। तो जो लाइंस लिखी हैं वो ये, शी वुड बी अ हाउसवाइफ विद ऑल द परफेक्शनिज्म ऑफ हर मेडिकल ट्रेनिंग। देखें कि उसके पास मेडिकल की ज़बरदस्त ट्रेनिंग है लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों की हदूद तक ही रह गई है, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती है कि वो जो खाना है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेले नहीं खा सकती थी, और उसकी जो उनसे दोस्त हैं वो मैट्रिमोनियल टास्क में मसरूफ होती थी, तो वो फिर इन चीज़ों को फ्रीज कर देती थी किसी बारिश या बर्फबारी रात के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में अलाइनेशन किस हद तक है कि बेटा है ज़्यादा मदर से ज़्यादा फादर के साथ अटैच है, और फादर है वो भी उसके लिए भी बीवी इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो अलाइनेशन बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में है। शोहर के पास उसके लिए वक्त ही नहीं है। बताया गया है कि वो अपनी फेवरेट आर्म चेयर पर रात देर तक हैंस स्वेंस अमंग दी विमेन ऑफ चाइना एंड मला की ज़िंदगी के बारे में पढ़ती है। इस राइटिंग को पढ़कर वो खुद को मोटिवेट रखती है। फिर पार्टी का जिक्र किया जाता है, बताया जाता है कि जो मेहमान होते हैं उनकी बीवी जो सी होती है ना वो शीरीन के कपड़ों को बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। जो हम किसी को यानी कि अगर कोई कुछ थोड़ा हटकर करे तो हम उसको ऑकवर्ड तरीके से देखते हैं ना, वो उस वाली नज़रों से उसे देखते हैं। और वो उसके कपड़ों को क्यों ऑकवर्ड तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो उसके लिए पाकिस्तान से भिजवाए होते हैं। इस वजह से वो जब अदर लैंड में अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं तो वो सब उसको अजीब नज़रों से देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कितने स्ट्रगल्स कर रही है फॉर लिविंग इन फॉरेन कंट्री। वहाँ क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा है, वो वहाँ पर कितनी लोनली एंड अलाइनेटेड महसूस करती है। फिर नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ जाती है और उनका जिक्र किया जाता है। उन्हें यहाँ पर कुछ अच्छा बनाने की स्ट्रगल में थी, ठीक है। जो लाइंस लिखी हुई है ना वो ये लिखी हैं, she wanted to cross the final boundary and cook one of the feast she had heard from her grandmother describe such chop like ecstasy। के से कुछ अपने वो ग्रैंड मदर की कुकिंग में से कुछ याद आता है और वो चाहती है कि वो कुछ वैसा बनाए। इस डेलिकेसी की याद आती है जब उसने पहली बार रमज़ान के सारे रोज़े रखने शुरू किए थे, ठीक है। और फिर
उसकी ग्रैंड मदर ने ये डिश उसके लिए बनाई थी। होता है ना कि बच्चे पहली पहली बार रोज़ा रखे तो फिर हम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं ताकि वो खुशी महसूस करे, तो फिर ये उसके लिए ये डिश बनाई गई थी। फिर स्वीट राइस को बयान किया जाता है कि जो लाइन्स लिखी गई हैं कि जो भी मैंने बोला है कि स्वीट राइस अ डेलिकेसी रिमेंबर्ड फ्रॉम द डे शी हैड केप्ट ऑल हर रमज़ान फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ये वो आम सी स्वीट राइस नहीं है। नोट द स्प्रेड स्वीट येलो स्टफ स्पेकल्ड विद शेव नट्स, कि ये सिर्फ इतना नहीं है इसके ऊपर शेव नट्स डालो, बल्कि समथिंग लश एंड गोल्डन ऑरेंज। अब ये पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई कि वो किस तरह की स्वीट राइस बनाने के लिए डिटरमिन थी। बट समथिंग लश एंड गोल्डन ऑरेंज laden with succulent pieces of chicken and ripe with several and suggestive perfume of fruit। खास किस्म की स्वीट राइस बनाने के लिए वो कोशा थी। उसकी दादी जान उसे कहती है कि ये नाम उन्होंने इसके नाम की वजह से रखा है, ठीक है, कि शीरी और स्वीट राइस दोनों आपस में कितनी क्लोजली हैं कि एक उर्दू का है और एक इंग्लिश का है, लेकिन दोनों के मीनिंग सेम बन रहे हैं। तो ये उसे तब बताया गया था जब वो सिर्फ 8 साल की थी। लाइन्स हैं वो लिखी गई हैं, ग्रैंड मदर हैड मेड इट फॉर हर एंड नेम्ड इट और सो इन हर 8-year-old's arrogance she had imagined after her chiri pulao sweet rice। आगे बताएंगे कि वो इस स्वीट राइस को बनाने के लिए कितने जतन करती हैं और फिर इसे बनाते बनाते वो कहाँ चली जाती है। ये सब कुछ आगे इस स्टोरी में बताया गया है। फिर शीरी के अबाव-ए-अजदाद के बारे में बताया जाता है कि शीरी का वालिद जो मुल्तान से था लेकिन उसका ननियाल नदरन इंडिया से था, वो पार्टीशन से बहुत साल पहले लाहौर में सेटल हो गए थे। उनके जो लैंड होल्डिंग थे उनके रेवेन्यू बहुत कम थे, ये सब कुछ उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन शीरी की फैमिली ने इनको वापस लेने का कोई दावा नहीं किया। शीरी के जो उनसे ग्रैंड फादर थे वो अपने फिजिशियंस की अर्निंग पर ही जिंदगी गुजार रहे थे। शीरी का बाप भी एक डॉक्टर था। वो बहुत सिंपल लोग थे लेकिन उनका सामना एक मटीरियलिस्टिक दुनिया से हो गया था, ठीक है। जमील जो था इनको इलेमसी कहता था, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इलेमसी का मतलब लोअर मिडिल क्लास है। लेकिन शीरी कहती है कि ये टर्म शीरी से ज़्यादा जमील पर फिट होती है क्योंकि उसकी फैमिली की मेंटालिटी तो शॉपकीपर्स वाली थी जिनके पास नया पैसा आया हो। इस लिखे हैं उसके लिए है that term she thought and Katie Moods suited him better and what was worse his family had the mentality of shopkeepers with new money। इस रेसिपी की याद आती है, ग्रैंड मदर तो थी नहीं, माँ को शायद ये भूल चुकी है, तो वो कैसे इस रेसिपी को तलाश करे। फिर वो वॉल्यूम्स ऑफ माधुर जाफरी कुक बुक्स में इस रेसिपी को तलाश करती है जो जमील इसके लिए लेकर आया था, लेकिन वो इसको यहाँ भी नहीं मिलती। अब यहाँ पर इसके को हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसको अपनी पहचान ढूंढने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, इसको अपने रूट के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं, और इसको रेसिपी नहीं मिल रही। अब वो क्या करे, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ती। और जो लाइंस लिखी हैं वो हैं, हर गॉड लाइक डिटर्मिनेशन रिफ्यूज टू अलो हर टू गिव अप नहीं करती। फिर वो स्वीट राइस के बारे में बताती है, स्वीट राइस इट वुड हैव बीन अ गेस्चर सो ग्रैंड अनकैरेक्टरिस्टिकली फ्लैम्बोयंट ए सेलिब्रेशन ऑफ हर होम, कि रूट के साथ कनेक्टेडनेस शो की गई है, एंड अबव ऑल ए डेफिनेट सिग्नेचर नेम्ड आफ्टर हर, द स्वीट राइस। The indulgent grandmother had deceitfully said it, the indulged retired had gullibly believed, कि उसने यकीन कर लिया था कि हाँ ये उसके नाम के बाद ही बना हुआ है। लेकिन फिर वो खुद के बारे में सोचते हुए कहती हैं, Do I even remember my signature? यहाँ पर बताती कि क्या मुझे खुद के शनाख्त के बारे में भी पता है। सिग्नेचर से हम अपने आप को रिवील करते हैं ना, हम अपनी आइडेंटिटी को, तो वो यहाँ पर कहती है कि क्या मेरी अब कोई पहचान रह चुकी है। तो ये लाइन बहुत यानी कि ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे की गई है खुद की शनाख्त के लिए। फिर वो अपने बेटे के दरमियान गैप को जाहिर करते हुए कहती है, दिस सन ऑफ माइन इज़ हिज फादर्स चाइल्ड। वो अपने फादर के फुट स्टेप्स को फॉलो करता है। फिर वो कॉलोनियल इम्पैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कहती है, एन इंग्लिश चाइल्ड who prefers tabiously prepared hamburgers and chips fried। वो ये अपने बेटे के लिए कहती है कि जिस पर इस लैंड के असरात हो चुके हैं कि वो इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। और वो बताती हैं कि वो किस हद तक कॉलोनियल इम्पैक्ट्स में आ गए हैं, ये बताते हुए कि give him a fresh sweet lassi and he asks for an artificially flavored yogurt।
तो ये टेक्निक ऑफ एप्रोप्रिएशन को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उर्दू के वर्ड्स राइटर ने जानबूझकर यूज़ किए ताकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे सके। इन चीज़ों के थ्रू जनरेशन गैप दिखाया गया है, आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाई गई है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी दिखाई गई है, जो हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। फिर एक हॉल गवर्ड का मंजर दिखाया गया है, यहाँ पर कोट और बाकी चीज़ें रखी होती हैं। फिर वो यहाँ पर एक रेड स्कार्फ और 2 साड़ियाँ देखती है और किताबों का एक बंडल जो रखा होता है कबर्ड में, जो बाहर को गिर पड़ता है। पहले वो एयर खातून के नॉवेल्स जो वो 12 से 15 साल की उम्र में पढ़ती थी। फिर शहनाज इजाजुद्दीन जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेटेड पाकिस्तानी वीमेन के बारे में लिखा, और अब्दुल हरीम शरर के बारे में भी पढ़ती थी। अब्दुल हरीम शरर की राइटिंग के बारे में कहा गया है द उर्दू स्कॉलर्स ऑफ टुडे कंसिडर्ड एज डेटेड। फिर वो रेसिपी बुक के बारे में बताती है कि वो यहाँ पर तलाश करने आई है। फिर वो अपनी दादी माँ के बारे में बताती है कि वो 83 साल की उम्र में फौत हो गई थी। उनकी कबर्ड में किताबों के जो बंडल थे वो अपने साथ वो ले आई। उन किताबों में से नेमत खाना की किताब मिली। इसकी पब्लिकेशन 1911 की थी और इस बुक के लिए जो कोटेशन यूज़ की गई है वो ये है, द बुक वाज कॉल्ड द ट्रेडिशनल लैडर। लैडर का मतलब होता है उर्दू में नेमत खाना, जहाँ पर हम ना चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। तो एग्जैक्ट उर्दू है इस वर्ड की वो है नेमत खाना। तो इस नेमत खाना की बुक को कहा गया है लार्जर, ठीक है। तो जो उसे मतलूबा रेसिपी थी वो अभी भी नहीं मिल रही थी इस बुक में। पेज नंबर 89 पर उसे ऑरेंज राइस के नाम से रेसिपी मिली, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट रेसिपी अभी भी नहीं मिलती, मिलती जुलती मिल गई थी। फिर पेज नंबर 192 पर रेसिपी नंबर 249 तक गई। ये किताब उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली की अलामत थी, क्योंकि यही से ही वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की जर्नी शुरू करने वाली थी। ये किताब उसकी इस बोरिंग ज़िंदगी में एक कंपेनियन की तरह थी। इस किताब के लिए इस टेक्स्ट में जो कहा गया है ना, वो ये लाइन है, नाउ शी हैड फाउंड अ कंपेनियन, कि अब उसे एक साथी मिल गया। जब वो रेसिपीज़ के आखिर में पहुंची थी, उसे तैमूर को लेने जाना था। अभी उसमें आधा घंटा था। फिर उसे याद आया कि आज क्लासेस के बाद उसकी फ़ुटबॉल प्रैक्टिस भी थी। तो यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के जर्नी में अपनी मैट्रिमोनियल टास्क को भी फुलफ़िल कर रही है साथ साथ। तो ये एक औरत के लिए चैलेंजेस का वो बता रहे हैं कि वो किस किस चैलेंजेस के साथ टैकल करती है। अच्छा, फिर किताब के लास्ट में उसे इंडेक्स पेज मिला। इंडेक्स में इस राइटर की बाकी बुक की ना लिस्ट थी, जो कि मोहम्मदी बेगम की थी, जो कि एडिटर रही हैं फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल उर्दू जर्नल फॉर वुमेन, जिसके पब्लिशर उसके हस्बैंड थे। 1898 में पब्लिश किया था इसको। इस औरत ने, मोहम्मदी बेगम ने 10 साल के अरसे में डजन बुक्स लिखी थी, दर्जनों किताबें लिखी। इसने कई दूसरे टॉपिक्स पर भी किताबें लिखी, नॉवेल्स भी लिखे, बायोग्राफी भी लिखी। मोहम्मदी बेगम ने 4 वॉल्स और पर्दे में रहकर औरतों के लिए बात की, कि अपने लिमिट्स में रहते हुए इसने औरतों के लिए भी बात की। कि मोहम्मदी बेगम के लिए जो लाइंस हैं वो ये हैं, मोहम्मदी बेगम, फिर आगे कुछ और लाइंस आ जाती हैं, और फिर ये है, नर्चर्ड जनरेशंस ऑफ वीमेन सेक्लूडेड और नियरली इमर्जेंट फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ 4 वॉल्स एंड वेल्स, के पर्दे में रहकर ही उन्होंने ये सब कुछ किया। तो वो यहाँ पर ये बता रही हैं कि जिन्होंने कुछ करना होता है तो वो कर जाती हैं। मज़ीद इस औरत की राइटिंग के बारे में सर्च शुरू कर देती हैं, जिसके थ्रू उसकी अपनी ज़ात की शनाख्त का सफ़र भी शुरू होता है और वो ख़ुद को तलाश करना शुरू करती है। कि जैसे जैसे वो इस औरत की मज़ीद सर्च कर रही है तो इसके थ्रू वो अपनी आइडेंटिटी को मज़ीद खोज रही है। इस नेमत खाना की किताब को प्रेज़ करती है, तारीफ़ करती है, क्योंकि इसी से तो वो इंस्पायर हुई। तो इस बुक के लिए जो कहा गया है इस टेक्स्ट में वो है, नेमत खाना सिंपली ट्रांसलेट है लैडर और स्टोर हाउस, लिटरली अ स्टोर हाउस और चैम्बर ऑफ बाउंटी। देखें, बाउंटी यानी कि नेमतों का एक ख़जाना। And it was from this chamber of bounty or blessings that she would draw sustenance. वो अपनी बका के लिए इसमें से ढूंढ निकालेगी, और इस बुक को एक नेमत के तौर पर कहा गया है। तैमूर को लेके जाने के रास्ते पर वो ये सब कुछ सोचती रही, वो खुद का नाम बनाने के लिए पुरअज़म थी। आगे ये लाइन्स कही गई हैं, शी वुड स्पेंड हर रिमेनिंग fellow years in this foreign country recreating a forgotten time from her own past, कि वो जो अपने पास्ट में
वो अपने आप को जो भुला बैठी थी, वो अब इस फॉरेन कंट्री में अपने आप को रिक्रिएट करने वो टाइम अब यूटिलाइज करेगी। फिर इस औरत के बारे में मज़ीद बताया जाता है, मोहम्मदी बेगम के बारे में, of whom no photograph existed since as a traditional Muslim woman had never forsaken her पर्दा। तो देखें, पर्दा फिर से उर्दू का वर्ड यूज़ किया है, टेक्निक यूज़ की गई है एप्रोप्रिएशन की, और बताया गया है कि कन्फाइनमेंट्स में रहकर वो ये सब कुछ कर रही है। तो शीरी के अंदर कुछ करने का जुनून था, उसे एक स्पार्क मिला इस बुक और इस राइटर के थ्रू। तैमूर को वो वापस घर लेकर आती है, लेकिन वो ने इसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रही होती ना। मोहम्मदी बेगम के जो शोहर होते हैं मुमताज़ अली, वो मुमताज़ अली इसकी बहुत हौसला अफजाई करती है अपनी बेगम मोहम्मदी बेगम के। मुमताज़ अली भी औरतों के हकूक़ के लिए इक़दाम उठाते हैं। तो मुमताज़ अली के लिए जो लाइन कही गई है इस टेक्स्ट में वो है, मुमताज़ अली वाज ए फाइटर फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन। तो मुमताज़ अली के थॉट्स बताई गई हैं कि उसके औरतों के राइट्स के को लेकर क्या थॉट्स हैं। इन थॉट्स के थ्रू राइटर ने औरतों के राइट्स को प्रोवोक किया है कि औरतें इन हकूक़ को हासिल करने की पूरी काबिलियत रखती हैं, वो इन्फीरियोरिटी के काबिल नहीं हैं, दे शुड नॉट बी सब्जुगेटेड। तो वो क्या ख्याल रखते हैं, मुमताज़ अली के ख्याल में औरतों को पूरा हक हासिल है कि वो जिससे चाहें शादी करे, तलाक ले, वो मर्दों के बराबर हैं, तालीम हासिल करे, मर्दों की तरह काम करे, यानी कि इंडिपेंडेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। मुमताज़ अली ने बीवी की टैलेंट को जान लिया था, और वो उसका टैलेंट क्या था, राइटिंग। उसने उसकी किताबें पब्लिश करके उसकी यादों को कई सालों तक जिंदा रखा। तो क्या लाइन्स यूज़ की गई हैं इस टेक्स्ट में, पब्लिश्ड हर बुक एंड केप्ट दैम एंड हर मेमोरी अलाइव फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर हर डेथ। तो देखें कि कितना सपोर्टिव हस्बैंड मिला मोहम्मदी बेगम को, और कुछ खुद भी उनके अंदर जज्बा था। वही जज्बा शीरी के राइटिंग के ज़रिए अपने अंदर एक स्पिरिट अपने अंदर उजागर कर रही है, अपने अंदर बेदार कर रही है। वो सोचती है कि क्या जमील मेरे बारे में सोचेगा जब मैं चली जाऊंगी, या तो फिर आगे टेक्स्ट में कहा गया है, या और हैज़ लिविंग अब्रॉड पुश्ड हिम बैक इनटू द रियल्म ऑफ कॉलोनाइज्ड द स्पाइनलेस हु फेयर द वोकल फ्रीडम्स ऑफ देयर इक्वल्स। तो वो यहाँ पर अपने शोहर पर अब्रॉड रहने के तासुरात को बताती है कि वो किस तरह का हो गया है। तो इन लाइन्स के ज़रिए कॉलोनियलिज्म के हार्श और ब्रूटल एस्पेक्ट्स को क्लियर किया है, जो कि हमेशा इनको सब्जुगेटेड रखना चाहते थे। फिर वो सोचती हैं, क्या सोचती हैं, डज दिस सिटी अलो फ्रीडम ओनली टू दोज दैट फिल्स इट्स ट्रेजर्स विद बोरोड और स्टोलन पाउंड्स। तो इसके थ्रू इम्पोर्टेंस ऑफ मनी दिखाई गई है, यहाँ पर मटीरियलिस्टिक अप्रोच दिखाई गई है। शीरी अब फैसला कर चुकी थी खुद की शनाख्त को नाम देने का। उसने यास्मीन का नंबर मिलाया। यास्मीन कौन होती है, वो हम जिक्र कर चुके हैं कि यास्मीन इसकी यहाँ पर फ्रेंड होती है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड होती है। तो उसने यास्मीन का नंबर मिलाया। यास्मीन की मशीन खुद ब खुद स्विच्ड हो गई। शीरी से कहती है कि मुझे फिर बाद में कॉल कर लेना, कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन क्या तुम और तुम्हारा हस्बैंड इस हफ्ते डिनर के लिए फ्री हो। तो यास्मीन वॉइस में से कहती कि मेरा शोहर तो नहीं, लेकिन मैं पूरे हफ्ते फ्री हूँ, और मशीन के लिए सॉरी, मैं तुम्हें नहीं तहमीना को अवॉइड कर रही थी। तुम जानती हो कि वो कितने लंबे टाइम तक बात करती है। तहमीना इनकी एक और फ्रेंड थी, ठीक है। तो वो इसे कहती है, ये कौन सी है, वो यास्मीन को कहती है, आई एम थिंकिंग ऑफ कंपाइलिंग अ रेसिपी बुक यू नाउ based on those recipes from our grandmother's time. I am thinking of calling it sweet rice. यहाँ पर अब वो फैसला कर चुकी थी कि उसे भी अपनी राइटिंग के ज़रिए अपने आप को री इन्वेंट करना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि उसने अपने पास्ट को नहीं भूला, अपने रूट्स के साथ डिस्कनेक्ट होकर अपने प्रेजेंट को नहीं जी रही, बल्कि वो अपने रूट्स को साथ लेकर अपने प्रेजेंट को ग्लोई बना रही है, अपने प्रेजेंट में खुद को एक नाम दे रही है, और वो इस किताब को अपना ही नाम दे रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही उसने अपनी पहचान बनाने का फैसला किया, फिर आधे घंटे बाद या हो सकते हैं 2 घंटे बाद, क्योंकि उसने घड़ी की तरफ देखा ही नहीं जब से वो यास्मीन से बात कर रही थी, तो इस चीज़ में यास्मीन उसकी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। यास्मीन किसी ऐसे को जानती थी जो कि पाकिस्तान से किसी पब्लिशर को जानता था,
ठीक है, जो कि शायद शीरी की मदद कर सके इस काम में, जिसके लिए लाइन कही गई है इन हर प्रोजेक्ट ऑफ राइटिंग अबाउट हर न्यू हीरोइंस लाइफ। यास्मीन उसको एक सब टाइटल भी सजेस्ट करती है, एंड ए वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ देयर बाउंटीफुल फीस्ट, और फिर इन रेसिपीज़ में ये अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस भी डालेंगी। तो फिर इसके लिए जो लाइंस कही गई है, दे कुड रिकाउंट देयर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग एंड कुकिंग एट होम एंड इन एलियन लैंड्स, कि वो अलिनेटेड लैंड में अपने ही लाइफ एक्सपीरियंसेस डालेंगी। तो एलियन लैंड में ये काम करने का सोच रही थी, जिसके थ्रू अलिनेशन के थीम को दिखाया गया है, और यही इस टेक्स्ट की आखिरी लाइन है। ये कौन सी, जो अभी हमने पढ़ी, दे कुड रिकाउंट देयर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी समरी ख़त्म होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसने कैसे अपने आप की जर्नी, जिसके लिए वो पुरज़म थी, और आखिर में वो कर गुजरने की ठान लेती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहें ना, तो फिर बैरियर्स हमें रोक नहीं सकते, ठीक है। हमें खुद के अंदर बस एक एनर्जी लानी होती है। अगर हम स्लगिश एटीट्यूड लाइफ में दिखाएंगे ना, तो फिर हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलेंगी। जब हम कुछ करने का सोचते हैं, तो फिर रास्ते हमारे लिए खुद ब खुद क्लियर होते जाते हैं। ये आप कभी नोट करिएगा खुद ज़िंदगी में। तो इसकी जो सी बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपसे मुलाकात होगी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय फ्रॉम माय साइड।